नमस्कार, सुप्रभात मेरे साथियों। मैं विकास शिक्षा ओशन तथा भारत के भूगोल की इस मेगा सीरीज की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे साथियों, जैसे कि आप सबको ज्ञात है कि इंडियन ज्योग्राफी की मेगा सीरीज के तहत हम 6 वीडियो को पढ़ चुके हैं, यानी 6 क्लास को हम पढ़ चुके हैं और आज की जो क्लास है इसका क्रमांक है 7वां। आज हम 7वें क्लास को हम पढ़ेंगे और जिसके तहत हम 20 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो मेरे साथियों, आप सभी लोग शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो मेरे नए साथी हैं वे सभी लोग बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मेरे साथियों, कल हमने भारत की अर्थव्यवस्था की क्लास की मेगा सीरीज को शुरू किया है, जिसके तहत कल रात को 8 बजे हम इकोनॉमिक्स की क्लास को पढ़े थे। तो जिन साथियों ने अभी तक उस क्लास को नहीं देखा है, यानी उस वीडियो को नहीं देखा है, तो मेरे साथियों आप सभी लोग शिक्षा ओशन के यूट्यूब चैनल पर जाकर उस इकोनॉमिक की क्लास को आप ज़रूर देखिए, जहां पर आपको बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस प्राप्त होंगे, ऐसे क्वेश्चन प्राप्त होंगे जो आपके कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। एक बार ज़रूर वीडियो देखिएगा मेरे साथियों, मैं आपको कह रहा हूं कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। तो आप सभी लोग उस वीडियो को ज़रूर देखना जिन साथियों ने नहीं देखा है, और वीडियो को देखकर लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे मनोबल को बढ़ाने के लिए आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए। मेरे साथियों, शिक्षा ओशन के फेसबुक पेज की लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से प्राप्त हो जाएगी। उस लिंक पर जाकर आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। साथ में साथियों, हमारे इंस्टाग्राम की चैनल भी आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से प्राप्त होगी। इंस्टाग्राम चैनल पर जाके आप फॉलो कीजिएगा। मेरे साथियों, हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल की लिंक भी आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ही प्राप्त होगी। तो आप ज़रूर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। मेरे साथियों, आप सभी लोग शिक्षा ओशन के ब्लॉग को भी ज़रूर विजिट कीजिएगा, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ही प्राप्त हो जाएगी। तो मेरे साथियों, आप सभी लोग आज की क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मेरे साथियों, हम भारत के भूगोल को पढ़ रहे हैं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को भारत के भूगोल की इस क्लास में अच्छा लग रहा होगा। आप सब बढ़ चढ़कर इस क्लास में भाग ले रहे हैं और बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन आकर कमेंट्स में उत्तर देने का भी प्रयास करते हैं। तो मैं उन सभी बच्चों के प्रयासों की मैं सराहना करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। और साथियों, आप ऐसे ही प्रयास करते रहिएगा और निश्चित ही आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। चूँकि लॉकडाउन बढ़ चुका है, आप सभी लोग अपने घर में रहिएगा और सुरक्षित रहिएगा, बेवजह बाहर फालतू मत जाइएगा। और दूसरी बात, घर में रहकर ही आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी शिक्षा ओशन पर आप अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी कीजिएगा। हमने इंडियन इकोनॉमी की क्लास को भी शुरू कर दिया है। अब बारी है आपके आधुनिक भारत के इतिहास की क्लास की, यानी हम बहुत जल्द इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास भी शुरू कर रहे हैं। दोस्तों, ये क्लास एमसीक्यूज की नहीं रहेगी, ये क्लास आपके पूरे सब्जेक्ट यानी सिलेबस की रहेगी, जिसमें हम डिटेल तरीके से हर एक चीज़ को समझेंगे। तो साथियों, कब वो क्लास शुरू होगी इसकी मैं अनाउंसमेंट बहुत जल्द करने वाला हूं, इसलिए आप सभी लोग शिक्षा ओशन को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो चलिए साथियों, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास शुरू करने से पहले आज की क्लास को लाइक करो और शेयर कर दीजिए तुरंत। जैसे आप लाइव आते हैं, क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए जी, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आप सबके सामने। क्वेश्चन ये है साथियों कि निम्नलिखित में भारत में कौन सा स्थान केसर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? जल्दी से कमेंट में उत्तर देने का कोशिश कीजिएगा साथियों। प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है कि भारत में वो कौन सा स्थान है जहां पर केसर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है सिक्किम, असम, जम्मू कश्मीर और मेघालय। अब इनमें वह राज्य कौन सा है? तो मेरे साथियों, मैं आप लोगों को बता दूं कि वह राज्य सिक्किम नहीं है। अगर आप सिक्किम का चुनाव कर रहे हैं तो गलत। असम भी नहीं है, मेघालय भी नहीं है। सही उत्तर आपका जम्मू कश्मीर है। जी हाँ मेरे साथियों, केसर के उत्पादन के लिए जम्मू कश्मीर राज्य बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। जम्मू कश्मीर की जो केसर होती है उसकी गुणवत्ता, रंग और स्वाद के लिए वो विश्व में सर्वोत्तम है। और विश्व में अगर अपन बात करें तो विश्व में ये जो केसर है, यह केसर आपके कश्मीर की केसर के नाम से प्रसिद्ध हैं और पूरे विश्व में बिकती हैं। साथियों, कश्मीर का एक छोटा सा क्षेत्र है जिसका नाम है पंपोर। क्या नाम है? पंपोर। ठीक है, कश्मीर का एक छोटा सा क्षेत्र है पंपोर। उस पंपोर में अधिकतम मात्रा में केसर की ही खेती होती है। ठीक
ठीक है। तो केसर की कृषि के लिए जम्मू कश्मीर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। वर्तमान में लद्दाख यूटी के रूप में बन गया है, ठीक है। लद्दाख में आपके इतनी कृषि नहीं होती है केसर की, क्योंकि वह पूरे बर्फीले क्षेत्र में आता है। लेकिन जम्मू कश्मीर का जो आपका कश्मीर की जो घाटी है, ठीक है, उस घाटी में सर्वाधिक मात्रा में केसर की खेती होती है। तो याद रखिएगा 121 का राइट आंसर सी वाला है, जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर की केसर विश्व में प्रसिद्ध है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 22, यानी आज की क्लास का सेकंड क्वेश्चन। प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है कि भारत में प्राकृतिक यूरेनियम के भंडार में तुम्मा लपले में पाए जाते हैं, मतलब कि प्राकृतिक भंडार पाया जाता है, तो तुम्मा लपले किस राज्य में स्थित है? ठीक है, एक जगह का नाम है तुम्मा लपले। ये जो क्षेत्र है यह सामान्यतः प्राकृतिक यूरेनियम के भंडार के लिए जाना जाता है। मेरे साथियों, यूरेनियम के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो विश्व में सबसे महंगी बिकने वाली वस्तु आपकी यूरेनियम है। और यूरेनियम जो है ये नाभिकीय संयंत्र को चलाने के लिए ईंधन के रूप में कार्य करता है, और इसी यूरेनियम से आपके परमाणु बम भी बनाए जाते हैं। यानी यह एक रेडियो सक्रिय पदार्थ है, ठीक है, जो आपके पृथ्वी के भूगर्भ में पाया जाता है, एक खनिज के रूप में प्राप्त होता है, ठीक है। अनेकों देश में इसका उत्पादन किया जाता है साथियों। भारत में भी यह यूरेनियम निकलता है, किंतु बहुत कम मात्रा में निकलता है। साथियों, एक चीज मैं आपको यहीं पर ये बताना चाहता हूं कि विश्व में यूरेनियम बैंक, हाँ जी बिल्कुल साथियों, विश्व में यूरेनियम बैंक आपके स्थित है तजाकिस्तान में, ठीक है, याद रखिएगा। सॉरी, कजाकिस्तान में आपकी यह बैंक स्थित है यूरेनियम, ठीक है। अब प्रश्न हमसे यह है कि तुम्मा लपले जो आपका यूरेनियम है, ये यूरेनियम किस राज्य में स्थित है भंडार? ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या ओडिशा। तो साथियों, केरल नहीं है। रही बात तमिलनाडु की, तमिलनाडु में नहीं है, याद रखना। केरल में तो थोरियम है, यूरेनियम नहीं है। ओडिशा में भी नहीं है। राइट आंसर आपका आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में यह खदान स्थित है, ठीक है। अब 2011 की बात है साथियों, एक्स्ट्रा चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। 2011 की बात है, भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग ने, ठीक है, यहाँ पर जब शोध किया था, ठीक है, ध्यानपूर्वक सुनना, 2011 में भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग ने जब यहाँ पर शोध किया था, तब उन्होंने ये कहा था कि तुम्मा लपले जो खदान है, इस खदान में विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार हो सकता है। यानी अभी इसके ऊपर काम चल रहा है, इसकी खुदाई के ऊपर, यानी इसमें कितना बड़ा भंडार है उसके बारे में अभी जांच चल रही है। किंतु भारत का जो परमाणु ऊर्जा आयोग है उसका ये कहना है कि यह विश्व का सबसे बड़ा आपका यूरेनियम भंडार हो सकता है। ये संभावित बात उन्होंने कही है, वो ये नहीं कह रहे हैं कि यहीं पर हैं, किंतु उन्होंने संभावित बात कही है, ठीक है मेरे साथियों। तो प्रश्न क्रमांक 122 का सही उत्तर हो जाएगा सी वाला, आंध्र प्रदेश। चले मेरे साथियों, अब चलेंगे हम प्रश्न क्रमांक 123 पर। आज की क्लास का यह तीसरा प्रश्न है। ध्यानपूर्वक आप सभी लोग प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिएगा और हर एक प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया करो, ठीक है। मुझे यहाँ पर इस क्लास में ऑनलाइन बच्चे ज़्यादा चाहिए, और जो आप ऑनलाइन आकर वापस चले जा रहे हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो तो सीरियस तरीके से स्टडी करिए, ठीक है। ध्यानपूर्वक पूरी क्लास लीजिए, आपके पास अभी पर्याप्त समय है। अभी लॉकडाउन है, अभी घर में कोई भी काम नहीं है। आप इस समय का सदुपयोग कीजिए और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शिक्षा ओशन पर अपनी तैयारी को सुचारू रूप से चलाइए, ठीक है साथियों। तो प्रश्न 123 ये कहता है कि भारत में जो मौजूद कोयले के विशिष्ट, मतलब कि कोयले के जो भंडार हैं, ये कहा जा रहा है कि भारत में मौजूद कोयले की विशेषता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी भारत में जो कोयले के भंडार है, यानी जो कोयला पाया जाता है, उसके बारे में हमें विचार करना है। पहला ऑप्शन है, इसमें सिलिका और एल्यूमिना की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। भारत का जो कोयला होता है उस कोयला में सिलिका और एल्यूमिना की मात्रा अधिक होती है। फिर ये कहा जाता है यह कम अपघर्षण होता है, ठीक है। इसमें अपघर्षण का मतलब कि इसमें घर्षण की मात्रा कम होती है। फिर इसमें एश की मात्रा कम पाई जाती है,
ठीक है। अब उपरोक्त में से सही कथन को ढूंढना है। तो मेरे साथियों, अगर भारत के कोयले के बारे में हम चर्चा करें तो ये बात बिल्कुल सही है कि भारत के कोयले में सिलिका और एल्यूमिना की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। फिर उसके पश्चात यह कम अपघर्षण होता है, तो नहीं साथियों, इसमें अधिक अपघर्षण होता है, तो दूसरा कथन आपका गलत हो गया। तीसरा, इसमें एश की मात्रा कम होती है, नहीं साथियों, इसमें एश की मात्रा अधिक होती है। ऐसा माना जाता है कि भारतीय कोयले में 35 से आपके 40% एश पाया जाता है, ठीक है। तो दूसरा और तीसरा कथन बिल्कुल असत्य है, जबकि हमें सही कथन का चुनाव करना है। तो इसी दृष्टि से आपका जो पहला ए वाला जो ऑप्शन है, यानी केवल एक सही इसका उत्तर होगा, ठीक है मेरे साथियों। तो याद रखिएगा कि भारतीय जो कोयला होता है उस कोयले में अपघर्षण अधिक होता है, एश की मात्रा भी अधिक होती 35 से 40%, और भारतीय कोयले में सिलिका और एल्यूमिनियम की मात्रा भी, मतलब एल्यूमिना की मात्रा भी अधिक पाई जाती है, ठीक है मेरे मित्रों। अब अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़े। आप सभी लोग प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया करो मेरे साथियों। चले, अब प्रश्न क्रमांक 124 बहुत अच्छा प्रश्न है। भारत में ज्वारित उत्पादन की सर्वाधिक क्षमता निम्नलिखित में से किस स्थान पर विद्यमान है? अब ये ज्वारित ऊर्जा क्या होती है, ज्वारित तरंगे क्या होती हैं, तो मैं आप लोगों को अच्छे से समझाता हूँ। देखिए मेरे साथियों, जब सागर में हवा के माध्यम से जो लहरें उत्पन्न होती हैं, पानी ऊपर नीचे उठता है, तो उन्हें कहा जाता है लहरें। जब यह लहरें आपके सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण ऊपर उठने लगती हैं, ठीक है। जब यह लहरें सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण ऊपर उठने लग जाती हैं, तो इन्हें कहते हैं ज्वारी तरंगे या ज्वारी ऊर्जा। यानी आपका ज्वार भाटा आता है, आप लोगों ने नाम सुना होगा ज्वार भाटा। ज्वार भाटे का तात्पर्य होता है समुद्र की लहरों का ऊपर उठना और नीचे गिरना, ठीक है। ज्वार भाटा सामान्यतः आपके शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की सप्तमी अष्टमी को आता है, और आपके अमावस्या और पूर्णिमा के दिन आपके ज्वार भाटा महसूस होता है, ठीक है। इस ज्वार भाटे की वजह से समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं और यह लहरें तट की ओर आती हैं। इन समुद्री जो लहरें होती हैं, इन लहरों से आपके ऊर्जा बनाई जाती है। कैसे? लहरों की दिशा में आपके लगा दिए जाते हैं टरबाइन। जब ये लहरें उस टरबाइन से टकराती है तो टरबाइन घूमने लगता है और बिजली का उत्पादन हो जाता है। क्योंकि ये फिक्स है साथियों कि सप्तमी अष्टमी को और आपके अमावस्या और पूर्णिमा को ज्वार भाटा आता ही आता है, यानी लहरें उत्पन्न होगी ही होगी। तो इन लहरों का सदुपयोग करने के लिए हमने टरबाइन लगा दिया, जिसकी वजह से टरबाइन घूमने लगे और आपके ऊर्जा का उत्पन्न होने लग गया, मतलब कि ऊर्जा का निर्माण होने लग गया, ठीक है। तो जिसकी वजह से हम बिजली का उत्पादन करते हैं और ऐसी बिजली को हम ज्वारी ऊर्जा के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब आशा करता हूं आप लोगों को यह सब कुछ समझ में आया होगा। अब हमारे प्रश्न की ओर लौटते हैं साथियों। अब हमारा प्रश्न क्या कहता है? हमारा प्रश्न ये कह रहा है कि भारत में जो ज्वारी ऊर्जा का जो उत्पादन है वह सर्वाधिक क्षमता के रूप में कहां होता है, ठीक है। ऑप्शन है खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, सुंदरबन या पाक स्टेट। पाक स्टेट मतलब पाक स्टेट, पाक की खाड़ी, ठीक है। तो मेरे साथियों, अधिकांश बच्चे जब इस प्रश्न को परीक्षा में देखते हैं तो अधिकांश बच्चे खंबात की खाड़ी को सही उत्तर लगाते हैं। कच्छ का जो रण है, खंबात की जो खाड़ी है, ठीक है, तो इसका सही उत्तर यही लगाएंगे क्योंकि उन्होंने कहीं ये पढ़ा होगा कि जो रन ऑफ कच्छ है, ठीक है, इस रन ऑफ कच्छ का निर्माण आपके इन ज्वारी तरंगों की वजह से ही हुआ है। गुजरात के तट पर आपका बहुत बड़ा दलदली क्षेत्र है और उस दलदली क्षेत्र में आपके नमक का उत्पादन भी होता है क्योंकि आपके ज्वारी तरंगे तट तक आ जाती हैं और वापस चली जाती हैं। तो उनका मानना यह है कि खंबात की खाड़ी में सबसे ज्यादा ज्वारी तरंगों से बिजली उत्पन्न की जाती है। तो मेरे साथियों, ये जो ऑप्शन है बड़े ही दुखद के साथ सूचित करना पड़ेगा आप लोगों को कि यह ऑप्शन गलत है। हाँ मेरे साथियों, यह ऑप्शन गलत है। खंबात की खाड़ी में आपके ज्वारी तरंगों का उत्पादन ज्यादा नहीं होता है। फिर उसके बाद आप बोलोगे सर ठीक है सर, खंबात की खाड़ी नहीं होगी तो कच्छ की खाड़ी तो जरूर होगी। नहीं साथियों, कच्छ की खाड़ी भी नहीं है और सुंदरबन का डेल्टा तो हो ही नहीं सकता है।
बचा पाक स्टेट। बिल्कुल साथियों, पाक स्टेट में आपके सर्वाधिक मात्रा में ज्वारी तरंगों से ज्वारी ऊर्जा का निर्माण करने की संभावना अधिक है। वह इस वजह से साथियों क्योंकि यहां पर समुद्र का जो तट है, समुद्र के तट का जो आकार है, उस आकार को देखते हुए यहां पर समुद्र की लहरें तट से अधिक मात्रा में टकराती हैं और इनकी गति भी अधिक होती है। जैसे मैं आप लोगों को एक डायग्राम से समझाऊं तो साथियों, ये हमारा प्रायद्वीप भारत है, यहाँ पर हमारा श्रीलंका स्थित है साथियों, ठीक है। और श्रीलंका और भारत के बीच में आपका एक पंबन स्टेट स्थित है, ठीक है, पंबन ब्रिज स्थित है, और यहीं पर आपके पाक स्टेट भी स्थित है, ठीक है। तो आपके पाक स्टेट से जल आता है तो टकराता है आपकी इस पंबन ब्रिज से और टकराता आपका प्रायद्वीपीय भारत से। तो आपके प्रायद्वीपीय भारत के तट का आकार ऐसा होने की वजह से आपके यहाँ पर समुद्री लहरें ज़्यादा टकराती हैं, और समुद्री लहरें ज़्यादा टकराएगी और तेज़ गति से टकराएगी तो ज्वारी ऊर्जा का निर्माण अधिक होगा। इसलिए प्रश्न क्रमांक 124 का उत्तर खंबात की खाड़ी ना होकर आपका सही उत्तर होगा पाक स्टेट, ठीक है साथियों। चले जी, अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 125 पर। प्रश्न क्रमांक 125, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, सतलुज नदी, सिंधु नदी, घाघरा नदी, ये 3 नदियां हैं, ठीक है। कौन कौन सी नदी साथियों? सतलुज नदी, सिंधु नदी और घाघरा नदी, ठीक है। उपरोक्त में से कौन सी नदी तिब्बत से निकलती है? उपरोक्त में से कौन सी नदी तिब्बत से निकलती है, ठीक है। तो 1 और 3, 2 और 3, 1 और 3 या 1, 2 और 3, ठीक है। जरा हम सारे चीजों को अब देख लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं घाघरा नदी की, ठीक है। हमसे कहा गया कि तिब्बत से निकलती, ठीक है, कौन सी नदी? तो हम सबसे पहले बात करेंगे घाघरा नदी की, ठीक है। तो घाघरा नदी की हम बात करें तो घाघरा नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट है, ठीक है साथियों। अब तिब्बत से होती हुई घाघरा नदी प्रवेश करती है नेपाल में, ठीक है। नेपाल से होते हुए यह नदी भारत में आती है जब इसका नाम हो जाता है शारदा नदी। कौन सी नदी? शारदा नदी। क्या कहा मैंने? घाघरा नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट से निकलती है, वहां से निकलकर नेपाल जाती है और नेपाल से भारत में आती है और नाम हो जाता है इसका शारदा नदी, ठीक है। और इसी नदी को आपका सरयू नदी के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है साथियों। तो ये जो घाघरा नदी है इसका उद्गम स्थल कहां से हो गया? तिब्बत से ना, तो तीसरी तो होगी। उसके बाद सिंधु नदी। तो साथियों आप सबको पता ही है कि सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील ही है, ठीक है। यह तिब्बत से होते हुए पीओके यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से होते हुए आपके जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है और जम्मू कश्मीर से चली जाती है आपके कहां पर? पाकिस्तान में, ठीक है। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल भी तिब्बत में है, तो दूसरा भी होगा। तीसरी सतलुज नदी। मेरे साथियों सतलुज नदी का उद्गम स्थल भी आपके मानसरोवर झील के निकट राकस ताल से है, ठीक है, यानी तिब्बत। आई बात समझ में? तो सतलुज नदी भी आपके तिब्बत में स्थित है। तो इस अनुसार 1, 2 और 3 यानी सतलुज नदी, सिंध नदी और घाघरा नदी, इन तीनों नदी का उद्गम स्थल आपका तिब्बत में है। इसलिए प्रश्न क्रमांक 125 का सही उत्तर हो जाएगा डी वाला, ठीक है मेरे साथियों। आप लोगों को समझ में आया ना प्रश्न? चले अब चलेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 126, पश्चिम बंगाल की, देखो प्रश्न क्या है, पश्चिम बंगाल के राढ़ क्षेत्र में कौन सी मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? यानी पश्चिम बंगाल का एक क्षेत्र हमारे सामने रखा गया है और उस क्षेत्र का नाम है राढ़ क्षेत्र। और ऐसे ही प्रश्न हमें परीक्षा में बहुत परेशान करते हैं साथियों। जब कोई एक स्टेट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, और ये जो क्वेश्चन होते हैं ये लोकल क्वेश्चन कहे जाते हैं उस स्टेट के, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन हमें बहुत ज्यादा परेशान करते हैं परीक्षाओं में, और इन्हीं प्रश्नों को हम कहते हैं टू द पॉइंट क्वेश्चन, ठीक है। और ये टू द पॉइंट क्वेश्चन जो होते हैं इनमें कंसेप्ट बहुत कम लगते हैं, इनमें सिर्फ और सिर्फ हमें चीजों को याद करना रहता है, ठीक है साथियों। तो प्रश्न हमसे कहा जा रहा है कि भैया पश्चिम बंगाल का एक क्षेत्र है जिसका नाम है राढ़ क्षेत्र,
उस राढ़ क्षेत्र में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी यानी कौन सी मृदा पाई जाती है? ऑप्शन है अलुवियल मृदा, लाल मृदा, काली मृदा या एसिड सल्फेट मृदा। इनमें से वो कौन सी मृदा है जो यहां पाई जाती है? ठीक है, तो मेरे साथियों याद रखिएगा, यहां पर अलुवियल मृदा नहीं पाई जाती यानी जलोढ़ मृदा नहीं पाई जाती है, काली मृदा भी नहीं पाई जाती, एसिड सल्फेट नहीं पाई जाती, यहां पर पाई जाती है लाल मृदा। ठीक है, क्योंकि साथियों ये जो राढ़ का जो क्षेत्र है, ठीक है, यह क्षेत्र छोटा नागपुर के पठार और गंगा नदी का जो डेल्टा है उसके बीच का क्षेत्र है। याद रखिएगा, छोटा नागपुर के पठार और गंगा नदी का जो डेल्टा है उसके बीच का जो क्षेत्र है जो कि आपके पश्चिम बंगाल में आता है, उस क्षेत्र को कहते हैं राढ़ क्षेत्र, जहां पर आपके मुख्य रूप से लाल मिट्टी पाई जाती है। ठीक है मेरे साथियों, अगले प्रश्न की ओर बढ़े हम। अब प्रश्न क्रमांक 127, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारे सामने दो कथन हैं, उन दोनों कथनों के बारे में हमें विचार करना है। पहला कथन, महाराष्ट्र भारत में कोरंडरम का एकमात्र उत्पादक है। कोरंडरम एक खनिज होता है साथियों। ठीक है, दूसरा, रूबी और प्लेटिनम केवल ओडिशा में ही उत्पादित किए जाते हैं। रूबी और प्लेटिनम केवल ओडिशा में ही उत्पादित किए जाते हैं। ये भी एक प्रकार के खनिज होते हैं। हमसे खनिज से संबंधित ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो अब विचार कर लिया हमने। अब हमसे पूछा जा रहा है कि क्या केवल एक ही सही है, यानी महाराष्ट्र में कोरंडरम का उत्पादन होता है, क्या यह कथन सही है? फिर कहा जा रहा रूबी और प्लेटिनम केवल ओडिशा में उत्पादित होते हैं, क्या यह कथन भी सही है? तो मेरे साथियों याद रखिएगा और याद रखना ही है आपको कि कोरंडरम जो है, जो खनिज है जिसका नाम क्या है, कोरंडरम, शायद आपने नाम सुना है या नहीं सुना है, किंतु आज से अभी से आप लोगों को इसका नाम सुनना है और याद भी करना है कि साहब कोरंडरम जो है इसका उत्पादन भारत में महाराष्ट्र करता है, सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र करता है। पहला कथन सही है। ठीक, दूसरा कथन, रूबी और प्लेटिनम, याद रखिएगा रूबी और प्लेटिनम का उत्पादन सिर्फ और सिर्फ ओडिशा करता है। यह भी आप लोगों को आज याद रखना है, रूबी और प्लेटिनम। तो दूसरा कथन भी सही है। तो इस अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर सी वाला है, यानी एक और दोनों सही है। ठीक है साथियों, महाराष्ट्र में कोरंडरम, रूबी और प्लेटिनम ओडिशा में। चले मेरे मित्रों, अब चलेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 128। प्रश्न क्रमांक 128 पर पहुंचने से पहले आप में से अगर किसी भी छात्र ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को शेयर कर दो। मेरे मित्रों, आज रात 8 बजे की जो क्लास है उस क्लास में हम भारतीय अर्थव्यवस्था को पढ़ेंगे और भारतीय अर्थव्यवस्था की यह क्लास दूसरी क्लास रहेगी, यानी पहली क्लास हम कल पढ़ चुके हैं। तो जो छात्र किसी भी कारण से अर्थव्यवस्था की क्लास को नहीं ले पाया है, नहीं पढ़ पाया है, तो मेरे मित्रों शिक्षा ओशन के YouTube चैनल पे जाकर इकोनॉमी की क्लास आप ले लो और कोशिश करो रोज रात 8 बजे क्लास में आने की, यानी ऑनलाइन आने की। अभी वर्तमान में हमारे पास समय नहीं है, मतलब कि हम बिजी नहीं हैं, समय हमारे पास बहुत है। ठीक है, हमारे पास कोई कार्य नहीं है, हम व्यस्त नहीं हैं। लॉकडाउन की वजह से हम घर में मुक्त होकर बैठे हुए हैं। तो इस मुक्त समय का हम सही से सदुपयोग करें, इसलिए आप सभी लोग रात 8 बजे ऑनलाइन आया करो, सुबह 11 बजे भी ऑनलाइन रहा करो। ठीक है साथियों, चले अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न बहुत अच्छा है। लक्षद्वीप को, ठीक है, ऑप्शन है लक्षद्वीप को, प्रश्न है लक्षद्वीप को मलिक एटोल से कौन सा चैनल अलग करता है? लक्षद्वीप को लक्षद्वीप को मलिकू एटोल से कौन सा चैनल अलग करता है? ऑप्शन है 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, कोको चैनल या करदीवा चैनल। तो मेरे साथियों अगर हम 10 डिग्री चैनल की बात करें तो 10 डिग्री चैनल तो आपके स्थित है अंडमान निकोबार में। ठीक है, जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप को अलग करता है। रही बात कोको चैनल की,
तो साथियों कोको चैनल तो आपके म्यांमार को अंडमान निकोबार से अलग करता है, तो ये दोनों तो होंगे नहीं, जबकि 9 डिग्री चैनल आपके लक्षद्वीप में ही स्थित है, ठीक है। और ये 9 डिग्री चैनल ही आपके लक्षद्वीप को मलिकू एटोल से अलग करता है। याद रखिएगा कि एक 9 डिग्री चैनल, मान लो ये 9 डिग्री चैनल है, ठीक है, इसके तरफ लक्षद्वीप है, जबकि इधर आपके मलिकू एटोल है। इन दोनों को कौन अलग कर रहा है? 9 डिग्री चैनल। तो प्रश्न क्रमांक 128 का सही उत्तर आपका बी वाला होगा, ठीक है साथियों। चले जी, अब बात करेंगे हम प्रश्न क्रमांक 129 की। बहुत अच्छा प्रश्न है और इससे संबंधित कुछ जानकारियां भी हैं जो मैं आप लोगों को दूंगा, तो आप ध्यान पूर्वक इस क्वेश्चन को समझना, पढ़ना और इस जानकारियों को सुनना। प्रश्न है, भारत में 90% हीरे किस शहर में प्रसंस्कृत किए जाते हैं? ठीक है, यानी पॉलिश किए जाते हैं, ठीक है, कटिंग किए जाते हैं हीरे की। और आप इस प्रश्न का 100% उत्तर लगा सकते हैं। तो मेरे मित्रों, देर किस बात की है, तुरंत इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि भारत में वह कौन सा शहर है जहां पर 90% हीरो की पॉलिश या हीरो की कटिंग की जाती है। हीरे यहां पर डायमंड हैं, आपको बॉलीवुड का हीरो मत समझ लियो, ठीक है, यहां पर हीरो का मतलब डायमंड से है, ठीक है। बड़ौदा, मुंबई, सूरत या जयपुर, ये आपके सारे जो शहर है ना चारों, इन चारों शहर में हीरो की कटिंग होती है, ठीक है, पॉलिश होती हैं, किंतु इन चारों में से कौन सा शहर है जहां पर 90% में होती हैं, ठीक है। तो साथियों, अगर आप ये बोलोगे कि सर बड़ोदरा में होती हैं, तो बड़ौदा में होती हैं, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा यानी 90% नहीं। मुंबई में होती हैं किंतु 90% नहीं। जयपुर में भी होती हैं किंतु 90% नहीं, लेकिन सूरत इसका बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखिएगा, ठीक है। और एक और चीज, विश्व में सबसे ज्यादा हीरे का उत्पादन रूस करता है। विश्व में सबसे ज्यादा हीरे का उत्पादन रूस करता है। विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खदान आपके साउथ अफ्रीका में है, किम्बरले खदान, और किम्बरले को डायमंड सिटी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और विश्व में सबसे ज्यादा हीरे की पॉलिश और कटिंग भारत में होती है, और भारत के भी अहमदाबाद राज्य के सूरत में होती है साथियों, बड़ौदा में होती है, मुंबई में होती है, जयपुर में होती है, अहमदाबाद में होती है। कुछ शहर इसके लिए प्रसिद्ध हैं, जिसमें से सूरत सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है मेरे साथियों। तो प्रश्न क्रमांक 129 का सही उत्तर हो जाएगा सूरत। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न क्रमांक 130। बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, ठीक है, बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में निम्नलिखित में से किस कारण से वर्षा होती है? यानी बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में वह कौन सा कारण है जिसकी वजह से वर्षा होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ, पूर्वी विक्षोभ, पश्चिमी पवने या उपरोक्त सभी। मेरे साथियों याद रखिएगा, ऑप्शन में मानसून शब्द नहीं है। अगर मानसून शब्द होता तो साथियों इसका उत्तर मानसून होता, किंतु यहां पर मानसूनी वर्षा के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। दूसरी जो अदर जो वर्षा होती है उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो हमसे ये कहा जा रहा है कि मानसूनी वर्षा को छोड़कर बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में जो आपके वर्षा होती है वह वर्षा किसकी वजह से होती है? पश्चिमी विक्षोभ, पूर्वी विक्षोभ, पश्चिमी पवने या उपरोक्त सभी। तो साथियों देर किस बात की, उत्तर जल्दी से आप कमेंट्स में बताइए कि क्या इसका उत्तर ए होगा पश्चिमी विक्षोभ, या उत्तर बी होगा पूर्वी विक्षोभ, या उत्तर सी होगा पश्चिमी पवने, या फिर आपको लगता है कि नहीं सर इसमें पश्चिमी विक्षोभ भी सही है, पूर्वी विक्षोभ भी सही है और पश्चिमी पवने भी सही हैं। तो इस अनुसार से ये सभी पवने जो हैं ये आपके वर्षा करवाती हैं। तो मेरे साथियों मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका उपरोक्त सभी वाला उत्तर गलत है। पश्चिमी पवने भी गलत, पूर्वी विक्षोभ भी गलत, सही उत्तर इसका पश्चिमी विक्षोभ है। याद रखिएगा, पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में वर्षा होती है, ठीक है। पश्चिमी विक्षोभ जो होता है साथियों ध्यानपूर्वक सुनिएगा, सामान्यतः पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर जो है, भूमध्य सागर और
अटलांटिक महासागर में उत्पन्न होता है। कहां उत्पन्न होता है, याद रखना, ध्यानपूर्वक सुनो। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर में उत्पन्न होता है, ठीक है, और फिर हिमालय पर्वत की तरफ आता है, यानी यह पूर्व की दिशा में मुड़ता है, ठीक है। फिर उसके पश्चात हिमालय चूंकि भारत के उत्तर में स्थित है, फैला हुआ है, ठीक है, तो इस हिमालय पर्वत से टकराकर पूरे उत्तर भारत में फैल जाता है, ठीक है, और फिर जाकर यह वर्षा करवाता है। तो आप देखेंगे कि हिमालय के सहारे उत्तर में बिहार भी स्थित है, उत्तर प्रदेश भी स्थित है, और आपका पश्चिम बंगाल भी स्थित है, और यही कारण है कि आपका इसका उत्तर पश्चिमी विक्षोभ यानी ए वाला उत्तर होगा। ठीक है साथियों, तो प्रश्न क्रमांक 130 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ए वाला पश्चिमी विक्षोभ। चले अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न बहुत अच्छा है। निम्नलिखित में से ओजोन परत किसमें पाई जाती है? वो कौन सा मंडल है जिसमें आपके ओजोन परत पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर या ट्रोपोस्फेयर? ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है साथियों ये, ठीक है, ज़्यादा मुश्किल यह उत्तर नहीं है, ठीक है। तो स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, इनमें से कौन सा इसका सही उत्तर होगा? ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 131 का जो सही उत्तर है वह सही उत्तर आप तुरंत 10 सेकंड के अंदर अंदर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है, क्योंकि यह बहुत इजी क्वेश्चन है, इसलिए आप तुरंत मुझे इसका आंसर दीजिए। इतने में बाकी स्टूडेंट इस क्लास को लाइक कर दो और शेयर कर दो जिन्होंने नहीं किया है। तो मेरे साथियों, ओजोन जो परत है, ओजोन एक गैस है, ठीक है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, एक लेयर के रूप में रहती हैं, ठीक है। और अभी आपके नॉर्थ पोल में ओजोन में बहुत बड़ा छिद्र हो गया था और उसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है, ठीक है। वो छिद्र क्यों हुआ था? बहुत बड़ा हुआ था साथियों, अब तक का ओजोन में सबसे बड़ा छेद देखा गया, ठीक है, और वह छेद की जानकारी भारत के वैज्ञानिकों ने दी थी, ठीक है। वह छेद क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, ठीक है, इसकी पूरी जानकारी मैंने एक वीडियो में दी है, ठीक है। तो शिक्षा ओशन के YouTube चैनल पर जाकर आप देखिएगा उस वीडियो को, जिसमें आपको सारी जानकारियां प्राप्त हो जाएगी। वैसे तो वह चित्र अब भर चुका है, पूर्ण रूप से भर चुका। लॉकडाउन की वजह से साथियों आपके CFC गैसों का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, इसकी वजह से सारे हॉल भर चुके हैं, वातावरण शुद्ध हो गया, वायु पूर्ण रूप से शुद्ध हो गई है, ठीक है। तो अगर इस प्रश्न का हम उत्तर देखें तो साथियों इस प्रश्न का उत्तर स्ट्रेटोस्फेयर होगा, यानी समताप मंडल होगा। समताप मंडल में ही ओजोन लेयर पाई जाती है, ठीक है मेरे साथियों। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 132 पर। निम्नलिखित में से नमक का मुख्य स्रोत कौन कौन सा है? ठीक है, साल्ट पैन, साल्ट लेक, साल्ट रॉक या उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो मेरे साथियों नमक का सबसे मुख्य स्रोत के बारे में पूछा है, ठीक है। तो देखो, साल्ट रॉक्स का मतलब होता है कि नमक की चट्टानें, साल्ट लेक का मतलब होता है कि खारे पानी की झीलें, और साल्ट पेन का मतलब होता है कि समुद्री जल, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा नमक का उत्पादन किस सोर्स से होता है? क्या चट्टानों से होता है, या आपके जो झील हैं उनकी पानी से होता है, या फिर समुद्री पानी से होता है? ठीक है, तो आप मुझे कमेंट में इसका उत्तर दे सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा आपका खारा जल सागर का होता है और अधिक मात्रा में सागर का जल ही है। तो जितने भी तटवर्ती इलाके होते हैं वहां पर बड़ी मात्रा में सागर के जल से नमक का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। तो इस अनुसार प्रश्न क्रमांक 132 का सही उत्तर हो जाएगा साल्ट पेन, ठीक है मेरे मित्रों। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 133 पर। भारत के अंडमान व निकोबार द्वीप की समुद्री सीमा किसके साथ लगती है? ठीक है, यानी अंडमान निकोबार द्वीप जो है, ठीक है, उसकी जो समुद्री सीमा है किसके साथ लगती है, मतलब कि किस किस देश के साथ लगती है? ऑप्शन है थाईलैंड, बी वाला ऑप्शन है थाईलैंड और इंडोनेशिया,
सी वाला, और थाईलैंड, श्रीलंका और इंडोनेशिया, या थाईलैंड और श्रीलंका। तो मेरे साथियों इसका उत्तर हम देखें, ठीक है, तो इसका उत्तर होगा बी वाला, ठीक है। क्यों होगा बी वाला, तो ध्यानपूर्वक आप देखिएगा, ये भारत का पेनिनसुला, ये बंगाल की खाड़ी, और इस पूरी बंगाल की खाड़ी में आपके लगभग यहां से ये अंडमान निकोबार फैला हुआ है टुकड़ों में, ठीक है। श्रीलंका तो इधर रह गया। तो इस अंडमान निकोबार की जो समुद्री सीमा है यह पूर्व में लगती है, और पूर्व में चले जाएंगे तो यहां पर आपको मिल जाएगा इंडोनेशिया और यहां पर मिल जाएगा थाईलैंड, ठीक है। तो सही उत्तर इसका थाईलैंड और इंडोनेशिया होगा, ठीक है। श्रीलंका तो नीचे आ गया इसलिए नहीं होगा, इंडोनेशिया बिल्कुल होगा, इसलिए थाईलैंड और इंडोनेशिया। तो प्रश्न क्रमांक 133 का सही उत्तर हो जाएगा बी वाला, ठीक है साथियों। अब अगला प्रश्न, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना। पिछला जो हमारा क्लास में जो क्वेश्चन था वो ये था कि हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है, और आज जो हमारा क्वेश्चन है ये है कि हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो मेरे साथियों जिस नदी पर हीराकुंड बांध था उसी बांध पर यह जल विद्युत परियोजना है, और आप सभी को ज्ञात है साथियों कि वह बांध आपका महानदी का है, और यह बांध स्थित था कहां पर, उड़ीसा में, ठीक है। तो हीराकुंड जल विद्युत परियोजना आपके कहां पर स्थित है, महानदी पर स्थित है, उड़ीसा में स्थित है, और विश्व के सबसे बड़े बांधों में से यह एक बांध है। अब बढ़ते हैं आगे प्रश्न क्रमांक 135 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा तेल उत्पादन के लिए नहीं जाना जाता है, ठीक है। तेल उत्पादन के लिए नहीं जाना जाता है, निम्न में से कौन सा एक स्थान है जो तेल उत्पादन के लिए नहीं जाना जाता है। तो ऑप्शन है साथियों बॉम्बे हाई, डिगबोई, अंकलेश्वर या जामनगर, ठीक है। तो अब आप बताइएगा कि इसका उत्तर क्या हो सकता है, ठीक है। अब हमारे सामने ऑप्शन है और कहा जा रहा है कि एक ऐसा क्षेत्र है जो आपके तेल उत्पादन के लिए नहीं जाना चाहता है, ठीक है। तो आपको क्या लगता है, जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। इतने में हम जरा प्रश्न को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो मेरे साथियों अगर हम बॉम्बे हाई की बात करें तो साथियों बॉम्बे हाई एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर तेल का उत्पादन होता है, यानी यहां से तेल का प्रोडक्शन किया जाता है, तेल निकाला जाता है, कच्चा तेल निकाला जाता है, तो बॉम्बे हाई तो होगा। फिर डिगबोई की बात करें तो डिगबोई जो कि असम में, ठीक है, यहां से भी आपका कच्चे तेल का उत्पादन किया जाता है, कच्चा तेल यहां से निकलता है, तो डिगबोई भी बिल्कुल सही। अंकलेश्वर से भी आपके तेल का उत्पादन किया जाता है, यहां पर भी तेल के भंडार हैं और यहां से ओएनजीसी तेल निकालती है, तो अंकलेश्वर भी बिल्कुल सही। अब रही जामनगर की जो कि गुजरात में स्थित है। मेरे साथियों जामनगर तेल के लिए पहचाना जाता है लेकिन तेल उत्पादन के लिए नहीं, यहां पर आपका तेल का उत्पादन नहीं होता, यानी जमीन में से कच्चा तेल नहीं निकाला जाता, यहां पर किसी प्रकार से तेल का कोई भंडार नहीं है। यहां तो साथियों कच्चा तेल जो आता है जिसे अपन क्रूड ऑयल बोलते हैं, इस क्रूड ऑयल की रिफाइनरी लगी हुई है, ठीक है, तेल शोधन संयंत्र लगा हुआ है जामनगर में, और जो ये तेल शोधन संयंत्र है यह विश्व का सबसे बड़ा तेल शोधन संयंत्र है साथियों, भारत का नहीं विश्व का सबसे बड़ा। और यह जो तेल शोधन संयंत्र है यह रिलायंस इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है, यानी रिलायंस इंडस्ट्री का यह तेल शोधन संयंत्र है, ठीक है। तो जामनगर में तेल का शोधन किया जाता है, रिफाइनरी है, उत्पादन नहीं होता है, भंडारण के रूप में यहां पर तेल रखा जा सकता है किंतु जमीन के अंदर से तेल नहीं निकाला जाता है। बाकी सभी जगहों से आपके तेल का जमीन में से उत्पादन होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न क्रमांक 136। बहुत इजी क्वेश्चन है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? जल्दी से इसका उत्तर कमेंट में मुझे चाहिए, सब लोगों से, जितने भी ऑनलाइन बैठे हैं सभी लोग। क्या भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कार निकोबार है, बेरन द्वीप है, मायाबंदर है या लक्षद्वीप है? तो मेरे साथियों भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जिसका नाम है, ठीक है, बेरन द्वीप,
ठीक है, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी हैं बेरन द्वीप और बेरन द्वीप पर स्थित हैं, यानी बी वाला इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है साथियों, जो कि दक्षिण एशिया में स्थित है, अंडमान निकोबार में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ठीक है, हमसे यह पूछा गया है। ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश। जरा बताइएगा कि कहां पर यह दर्रा स्थित है और किस लिए प्रसिद्ध है। तो मेरे साथियों, मैं आप लोगों को बता दूं कि जो जोजिला दर्रा है, दर्रा मतलब तो समझ ही गए होंगे दोस्तों, बहुत सी बार क्वेश्चन आ चुका है और मैंने आप लोगों को दर्रे के बारे में बता भी दिया है। ठीक है, दर्रा किसे कहते हैं, इसको इंग्लिश में पास कहते हैं। तो जोजिला जो दर्रा है साथियों, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम में तो नहीं है, यह स्थित है जम्मू कश्मीर में। तो राइट आंसर हो गया ए वाला। जम्मू कश्मीर में एक जगह है साथियों जिसे कहते हैं सोनमर्ग। ठीक है, सोनमर्ग, और मर्ग वहां पर घास के मैदान कहलाते हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो सोनमर्ग के निकट जोजिला दर्रा स्थित है और इसी दर्रे से आपके एक सड़क मार्ग गुजरता है, ये दर्रे का साइन हो गया, और यहां से एक सड़क मार्ग गुजरता है। ठीक है, जो आपके जुड़ता है कश्मीर को लद्दाख से। ठीक है, यानी कश्मीर को लद्दाख से जो सड़क मार्ग गुजरता है, वह सड़क मार्ग आपके जोजिला दर्रा से गुजरता है, ये अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है साथियों, अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 128। प्रश्न क्रमांक 128 बहुत अच्छा प्रश्न है कि भारत का मानक समय किस अक्षांश पर स्थित है। ठीक है, यह निश्चित किया गया है। ठीक है, तो भारत का मानक समय 85.5 ईस्ट, 83.5 ईस्ट, 82.5 ईस्ट या 84.5 ईस्ट। तो बहुत अच्छा प्रश्न, इजी प्रश्न है। इसके बारे में डिस्कस क्या करें साथियों, सबको पता है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में इसका आपका पूर्वी मानक समय स्थित है। अब आप लोग मुझे कमेंट में ये बताओ कि ये जो 82.5 डिग्री पूर्वी जो देशांतर है, जो भारत का मानक समय है, यह किस स्थान से होकर गुजरता है। उस नगर का और उस स्थान का नाम मुझे कमेंट में चाहिए और सभी से चाहिए। ठीक है, कोशिश करो, सभी बताओ। इतने हम अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। तो साथियों, अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। बहुत अच्छा प्रश्न। भारत की पहली स्टील फैक्ट्री, भारत की पहली स्टील फैक्ट्री निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? अगर साथियों ये प्रश्न परीक्षा में आता है, ठीक है, तो आपके 95% कितने साथियों, 95% स्टूडेंट जो कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, वे इस प्रश्न का उत्तर जमशेदपुर लगाएंगे। ठीक है, प्रश्न है कि भारत का पहली स्टील फैक्ट्री किस स्थान पर लगी थी, तो 95% जो हैं वे सभी लोग जमशेदपुर लगाएंगे। पर मैं कहना चाहता हूं कि 95 ही लोग गलत हैं। जमशेदपुर में भारत की पहली, यानी एक भारतीय द्वारा लगाई गई पहली स्टील प्लांट था। ठीक है, जमशेदपुर में। ठीक है, जो कि आपके जमशेद जी टाटा ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, जमशेदपुर। ठीक है, लेकिन प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है कि पूर्ण रूप से भारतीय नहीं, ओनली भारत की पहली स्टील फैक्ट्री। तो मेरे साथियों, मैं आपको बता दूं कि बर्नपुर में पहली बार स्टील फैक्ट्री लगी थी और इसको लगाया गया था 1870 में, यानी 1870 में लगाया था। और लगाने वाले का नाम है जेम्स एरिस्किन। जेम्स एरिस्किन ने लोहे के उत्पादन के लिए इस स्टील फैक्ट्री का निर्माण किया था। ठीक है, और यह एक कंपनी थी, कंपनी का नाम है बंगाल आयरन एंड स्टील कंपनी। बंगाल आयरन एंड स्टील कंपनी उसके अंतर्गत कार्य करती थी। तो याद रखिएगा, भारत की पहली स्टील फैक्ट्री बर्नपुर में लगाई गई थी, किसके द्वारा, जेम्स एरिस्किन के द्वारा, और 1870 में लगी थी। ठीक साथियों, चले जी, अब चलते हैं हमारे इस क्लास की, आज की क्लास के आखिरी प्रश्न की तरफ। प्रश्न बहुत अच्छा है, बहुत इजी है, टू द पॉइंट है। भारतीय रेलवे कितने जोन में बटा हुआ है? ठीक है, भारतीय रेलवे कितने जोन में बटा हुआ है? ऑप्शन है 14, 16, 17 या 20। ठीक है, आप सभी लोग इसका उत्तर तुरंत कमेंट में दीजिएगा।
इतने में आप सभी लोग उत्तर दीजिए। इतने में मैं कुछ घोषणाएं कर देता हूं। पहली घोषणा तो यही है साथियों कि आप सभी लोग आज की क्लास को लाइक करो, शेयर करो और शाम को 8 बजे जो इकोनॉमी की क्लास चल रही है उसमें ऑनलाइन आ जाओ सभी लोग, ताकि हम इकोनॉमी के एमसीक्यूज को भी पढ़ लें और अपनी तैयारी को मजबूत कर लें। हर एक जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को मजबूत कर ही लेते हैं साथियों। तो इकोनॉमिक्स की क्लास में भी आप ऑनलाइन आ जाओ, जैसे अभी ऑनलाइन आए हो वो सभी लोग ऑनलाइन आओ और अपने साथियों को भी लेके आओ। ठीक है, तो साथियों जो भारतीय रेलवे का जो जोन है वह जोन बांटा गया है 17 जोनों में। कितने जोनों में? 17 जोन। तो प्रश्न क्रमांक 140 का सही उत्तर हो जाएगा सी वाला, यानी 17 जोन। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सभी लोगों ने आज की क्लास में 20 अति महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को पढ़ लिया है और इसके साथ ही हम इंडियन ज्योग्राफी के मेगा सीरीज के 140 क्वेश्चनों को हम पढ़ चुके हैं। तो मेरे साथियों आज की क्लास को मैं यहीं समाप्त करता हूं। तो आप सभी लोग इस क्लास को लाइक कर दो तुरंत और शेयर कर दीजिए, सभी लोग शेयर कर दीजिए, हर जगह शेयर कर दीजिए। ठीक है, शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो मेरे साथियों अब हम मुलाकात करेंगे रात 8 बजे। रात 8 बजे हम अर्थव्यवस्था की क्लास में मुलाकात करने वाले हैं। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मुलाकात करते हैं आज रात 8 बजे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।